नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों, अगर हम बात करेंगे यूपीएससी की जर्नी का, तो साल 2024 में यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला है वो आपका 26 मई को होने वाला है दोस्तों। और इस पार्टिकुलर जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका स्ट्रैटेजी एंड प्लान। अब कई सारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं हमारे, वो कई बार सवाल करते हैं कि सर क्या प्लान होना चाहिए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे रिविजन्स किया जाए, करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाए। जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। इसके साथ साथ सीसैट जो 2023 में इतना टफ आया, उससे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं बच्चे लोग। तो देखिए दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि बीच में अभी केस भी हुआ था, आपको याद होगा। ट्रिब्यूनल में केसेस गया था रिगार्डिंग सीसैट्स को लेकर के। उसमें बात किया गया था कि 33% से 23% पे आने के लिए, लेकिन अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं है। अब आगे देखिए कि क्या होता है दोस्तों। लेकिन आज के इस वीडियोस के माध्यम से आने वाला जो 2024 का प्रीलिम्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बच्चे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका प्रिपरेशन मान लीजिए एज ए फ्रेशर हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा स्टार्ट कर चुके हैं और बीच में अभी उनको डिमोटिवेशन हो रहा है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, तो आज की इस वीडियोस के माध्यम से थोड़ा सा लंबा होगा, A to Z हम बात करेंगे रिगार्डिंग प्रीलिम्स को लेकर के कि क्या वो स्ट्रैटेजी होना चाहिए। इसके साथ साथ जो लास्ट ईयर का पेपर है वो एनालाइज करके आपको दिखाएंगे भी कि क्या क्या पार्टिकुलर सेक्शन से कौन कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है। इसके साथ साथ आपकी इस पूरे कंप्लीट जर्नी में कौन से पॉइंट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और स्पेशली सीसैट का जो डर रहता है वहाँ पर कैसे आपको काम करना है दोस्तों। तो चलिए आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। जैसे आपके हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है लबासना। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि यूपीएससी का जो जर्नी शुरू होता है वो एक किसी भी क्लासरूम कह सकते हैं या फिर सेल्फ स्टडी का एक टेबल कह सकते हैं, यहाँ से जर्नी इसकी शुरुआत होती है। और ठीक यहाँ से जर्नी शुरुआत होने के बाद पहुँचता है आपका लबासना। और लबासना तो आपको पता ही होगा कि यूपीएससी के जो एस्पायरेंट है उनका ये ड्रीम है, स्पेशली सिविल सर्विस के लिए। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी, हमारा एक वीडियोज़ आएगा जिसमें लबासना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड डिटेल्स जहाँ पे देंगे आपको, वो वीडियोस भी जरूर आप देखिएगा। तो बेसिकली दोस्तों, आपका शुरुआत एक स्टडी टेबल से होता है जिसमें कई सारा स्ट्रगल एंड संघर्ष करके, अपनी पढ़ाई को जद्दोजहद करके, मेहनत करके, सारे चीज़ को समझते हुए देन फाइनली जब सिलेक्शन होता है तो आप पहुँचते हैं लबासना। और लबासना में जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपका नॉर्मली IAS, IPS, IFS और ऐसे कई सारे जो है अलग अलग जो अलाइड सर्विसेज है, वो सारे लोग जितने भी ट्रेनिंग ऑफिसर है वो सब लबासना पहुंच जाते हैं। 3.5 महीना का ट्रेनिंग होने के बाद फिर अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग सर्विसेज वाले। जैसे IPS हैदराबाद चले जाते हैं, उसी तरह से और भी अलग अलग सर्विसेज है। जो बच्चे IAS बनते हैं वो लबासना में ठहर जाते हैं और 2 साल का ट्रेनिंग होता है दोस्तों। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा पैटर्न को समझते हैं, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स की अगर हम पैटर्न की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिमेंबर रखना है प्रीलिम्स में एक तो होता है आपका जीएस पेपर 1, जो आपको पता है दोस्तों सुबह 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक होता है। 2 घंटा का ये पेपर होता है दोस्तों। और इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर जीएस के पेपर में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग का, तो आपको पता है दोस्तों कि कई सारे पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो 1/3 ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द क्वेश्चन, यानी कि 0.66 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग होता है दोस्तों। आपको जो टोटल ड्यूरेशन मिलता है वो 2 घंटा का मिलता है, मतलब 120 मिनट। और अगर हम बात करें 24 का प्रीलिम्स का, तो मैंने पहले ही बता दिया कि 26 मई 2023 में आपका 24 का प्रीलिम है। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम में बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और आपका हिंदी। टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो 200 है, यानी कि इस हिसाब से क्या हो गया दोस्तों, आपका 100 क्वेश्चन है और 200 आपका क्या है, मार्क्स है, यानी कि 100 × 2, यानी पर क्वेश्चन आपको 2 नंबर मिलेगा। पर क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा दोस्तों ओवरऑल इसमें, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि कट ऑफ डिसाइडेड आफ्टर द एग्जाम। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे ही क्वालिफाइंग होगा तो वो कट ऑफ डिसाइड होता है, उसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिर मेंस लिखने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों कि ये तो सुबह का एग्जाम है 9:30 से 11:30। एक और जो एग्जाम होता है आपका सेम डे में, वो आपका होता है जीएस पेपर 2, मतलब सीसैट। और यही जो पेपर था 2023 में जो प्रीलिम्स हुआ था, तो वहाँ पर थोड़ा सा टफ आया था, ठीक है। तो जिसमें कई सारे बच्चे जो है केस भी किए और न्यूज़ भी चल रहा था, आप लोगों को पता होगा। सीसैट मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें टोटल जो क्वेश्चन होता है दोस्तों वो 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो दोस्तों आपका 2.5 नंबर का रहता है दोस्तों, 2.5, यानी कि लगभग 200 मार्क्स इसमें भी हो जाएगा। पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटा का होता है, मतलब दोपहर 2:30 बजे से लेकर के ये पेपर चलता है आपका लगभग 4:30 बजे के करीब, ठीक है।
इसके साथ साथ ये पेपर सेम डे होगा, बाइलिंगुअल रहेगा और OMR बेस्ड होगा दोस्तों, मतलब ये ऑफलाइन एग्जाम है। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें दोस्तों कि इसमें 33% का क्वालिफाइंग जो भी है क्राइटेरिया दे दिया गया। 33% मतलब क्या हो गया कि आपको 80 क्वेश्चन में लगभग मान के चलिए कि 27 से 28 क्वेश्चन राइट करना रहता है और 66 मार्क्स का कट ऑफ जो है आपको इससे अबव जाना रहता है, तो आपका जो है क्वालिफाइंग इसमें हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, सर क्या दोनों पेपर चेक होता है? यस, ऑब्वियसली दोनों पेपर चेक होगा आपका। और जो सीसैट का पेपर है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो क्वालिफाई जैसे करेंगे आप तो ये पेपर भी आपका चेक होगा और मेरिट्स जो बनेगा वो आपका इस पेपर के अकॉर्डिंग बनेगा। और फिर फाइनली आप अगर कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको मेंस में बैठने का मौका मिल जाएगा दोस्तों। आइए इसके थोड़ा एग्जाम को और अच्छे से एलोबरेट करके समझते हैं। अगर हम बात करेंगे यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न का या सिलेबस का, तो स्पेशली जनरल स्टडीज पेपर 1 रिगार्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना 100, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट सिलेबस है दोस्तों, तो एक एक पॉइंट करके यहाँ पे समझते हैं। पहला हो जाएगा आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी जो भी देश और दुनिया में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स चल रहा है यहाँ से आपका सवाल रहता है। दूसरा जो है आपका दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, स्पेशली गांधीयन एरा कह सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पीरियड कह सकते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल कह सकते हैं, तो ये आपका हिस्ट्री का एंगल रहेगा। अगर हम हिस्ट्री में भी बात करेंगे दोस्तों तो आपका मेडिवल का पार्ट हो जाएगा, देन इसके बाद आपका मॉडर्न का पार्ट हो जाएगा, इससे पहले आपका एंशिएंट पार्ट हो जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाता है और इसके साथ साथ आपका आर्ट एंड कल्चर भी हो जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो वेटेज है दोस्तों वो आपका मेंस पेपर में थोड़ा रहता है, प्रीलिम्स में इंडियन नेशनल मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी भूले भटके क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीज़ आपको तब समझ में आएगा जब थोड़ा सा आप एनालाइज कीजिएगा। लेकिन यूपीएससी के पेपर में क्या है, प्रेडिक्शन आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ये तय होता है कि किसी भी पार्टिकुलर एक जीएस पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया, कभी पॉलिटी हो गया। सेकंड अगर हम बात करेंगे थर्ड वन, तो आपका ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है, वो भारत का ज्योग्राफी है या वर्ल्ड का है, उसके रिगार्डिंग आपका फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल ये सारा ज्योग्राफी आपको देखना रहता है। और इस ज्योग्राफी के सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो अच्छा पोर्शन है वो आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है दोस्तों, या फिर कह सकते हैं पेयरिंग क्वेश्चन होता है। ठीक है, दोनों एंगल रिमेंबर रखिएगा। चौथा पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। हालांकि ये जो गवर्नेंस का पार्ट है तो नॉर्मली क्या है कि भारत सरकार का स्कीम को अच्छे से पढ़ना होता है प्रीलिम्स में, और ये जो गवर्नेंस का पार्ट है दोस्तों वो यूपीएससी के मेंस में GS2 में ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इशूज़, ये सारा कुछ ओवरऑल देखना रहता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें क्या है दोस्तों कि आपको अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो नॉर्मली क्या है कि लक्ष्मीकांत जी का बुक इसमें फॉलो किया जाता है, तो सबसे पहले पिछला साल का पेपर अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इस पार्टिकुलर पेपर में करंट इवेंट्स को जो है आपको अच्छे से रिलेट करना है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये सारा कुछ पोर्शन मतलब इकोनॉमिकल जो आपका एंगल है दोस्तों। और इसमें भी क्या है दोस्तों, मनी एंड बैंक से जो है क्वेश्चन ज़्यादा दिखता है। मान लीजिए आरबीआई ने कोई रूल्स रेगुलेशन लाया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ क्या है, एग्जिम, ये सारा जो ओवरऑल पोर्शन है दोस्तों, तो इसमें भी आपको करंट बेस्ड थोड़ा सा अच्छे से रहना है, लेकिन दोनों को रिलेट करना है, करंट को स्टैटिक के पॉइंट से। नेक्स्ट जो है आपका दोस्तों वो है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंजेस, और ये बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है लास्ट 2 to 3 ईयर्स से, और अभी भी लगता है मुझे प्रेडिक्शन के 2024 से भी यहाँ से क्वेश्चंस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और इसमें कुछ स्पेशल नॉलेज नहीं लेना है, इसमें करंट बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है और स्टैटिक जो टॉपिक है उसको रिलेट करके चलना पड़ता है दोस्तों। इसके साथ साथ जनरल साइंस का कुछ पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि कुछ साइंस एंड टेक में कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट हुआ, बायोलॉजी में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हुआ, मान लीजिए कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आया, तो जनरल साइंस में थोड़ा थोड़ा पढ़ना रहता है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो है करंट इवेंट्स जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ साझा किया। तो ये तो यहाँ पर था दोस्तों पेपर 1 का पूरा कंप्लीट सिलेबस एलोबरेट करके। अब हम बात करेंगे सीसेट के सिलेबस का। तो यहाँ पर आपका सीसेट के पोर्शन में एक तो है आपका इंग्लिश, उसके बाद कह सकते हैं आपका मैथ, और उसके बाद आपका कह सकते हैं रीजनिंग। और इन तीनों सेक्शन से जो है 80 क्वेश्चन जो टोटल पूछा जाएगा, 200 मतलब कि नंबर पर क्वेश्चन कितना हो गया, 2.5 नंबर का हो गया। लेकिन इसमें सेक्शनल कुछ ऐसा नहीं है कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। अब तक का अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश का थोड़ा सा वेटेज रहता है, उसके बाद हम कह सकते हैं मैथ्स, और देन आपका रीजनिंग कह सकते हैं।
लेकिन इस बार का जो मैथ्स था वो थोड़ा सा हाई लेवल पे था, जिससे बच्चे डर गए थे, स्पेशली ऐसे बच्चे जिनका बैकग्राउंड मान लीजिए कि साइंस नहीं है। ठीक है, तो डरना नहीं है, बिल्कुल क्या है, अच्छे से तैयार होकर जाना है, पिछले साल के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करना है, और साथ साथ एग्जाम पैटर्न को अच्छे से अगर समझ जाएंगे, एनालाइज कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद आपका इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक जो न्यूमेरेसी है, मतलब कि आपका मैथ्स में नंबर सिस्टम हो गया, डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया, ये सारा कुछ आपका, ये क्लास 10th लेवल तो है, लेकिन इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अबव द लेवल आया था। ठीक है, DI का पोर्शन है, DI विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल क्लास 10th लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस है, ये बिल्कुल माइक्रो सिलेबस कह सकते हैं, डिटेल्ड नहीं है ये, जिसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा दोस्तों CSAT में। अब अगर हम बात करेंगे स्पेशली करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स को रेडी किया जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों क्या है कि लगभग जब भी आपका एग्जाम है उससे 12 से 15 महीना का करंट अफेयर पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 12 से 15 महीना का करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको रिवीजन्स करना भी इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिवीजन से आपका काम नहीं चलेगा। MCQ भी देना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है। और यूं कहें तो जब आपका जर्नी, आपका ड्रीम जब इतने बड़े लेवल का है तो आपको सब कुछ त्याग करके बस यही काम करना होगा दोस्तों। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, रूटीन बनाना है, रोबोटिक तरीके से काम करना है। देखिए दोस्तों क्या है, ये आपकी लाइफ का सबसे प्राइमरी गोल है। तो सबसे पहले यही सोचना है कि जितना भी मेरे 24 आवर्स में जो भी टाइमिंग है, इसमें मैक्सिमम टाइम हमको स्टडी तो करना है, लेकिन साथ साथ आपको यही सोचना है, प्लान जो बनाना है आपको हमेशा। प्लान किस चीज़ का बनता है? प्लान मतलब कि मान लीजिए कि कोई ऐसा काम जो आप सेकेंडरी कर रहे हैं, मतलब किसी से जैसे दोस्तों से बात करना हुआ या मिलना हुआ, इस टाइप का जो काम होता है सेकेंडरी हो जाता है अगर आप प्रिपरेशन में है। तो आपका प्राइमरी काम क्या होना चाहिए? प्रॉपर टाइम पे डाइट फॉलो कीजिए, पढ़ाई कीजिए अपने, इसके साथ साथ पेपर्स का जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी प्लान करके चलिए, और साथ साथ जो भी है एनालाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन्स दीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, करंट अफेयर पढ़ रही है। तो ये सारा आपका प्लान होना चाहिए पूरा। बाकी जो टाइम बचे थोड़ा थोड़ा वो आप अपने फ्रेंड को भी दे सकते हैं, अपने ऊपर भी दे सकते हैं। तो 12 से 15 महीना का दोस्तों है। इसके साथ साथ एक आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में या तो द हिंदू पढ़िए या फिर एक्सप्रेस पढ़िए, ठीक है। दोनों को मत पढ़िए, एक ही पढ़िए क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलेगा। PIB क्या है? भारत सरकार का इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, उसको देख सकते हैं। EPW एक बहुत अच्छा है, वीकली बेसिस पे आता है, ठीक है। उसके साथ साथ कई सारा और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपका इसमें आ जाता है, जैसे आपका योजना है, कुरुक्षेत्र है। तो जितना भी आप सोर्सेस को मिनिमम कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग चलिएगा तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका हेल्प होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया सोर्सेज के बारे में। अब हम बात करेंगे UPSC के प्रीलिम्स में जो भी पेपर है आपका, CSAT का हो या फिर आपका मान लीजिए कि पेपर 1 GS पेपर का हो, तो इन सब चीज़ों में 9 से 10 ऐसी बातें होती हैं जिसको आपको अच्छे से समझ के चलना है दोस्तों ओवरऑल। अगर हम बात करेंगे कंप्लीट एनालाइज का कि क्या क्या करना होता है एक UPSC एस्पायरेंट को, जो वो सिविल सर्विस की जर्नी की शुरुआत करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उनको ये क्या 3-4 पॉइंट अच्छे से रिमेंबर रखना है, तो आपके सामने मैं इसको साझा करूँगा ओवरऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। देखिए दोस्तों क्या है, किसी भी एग्जाम का पैटर्न जब तक आपको अंडरस्टैंड नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, तब तक वो क्या होता है आपके लिए हमेशा अंधेरा रहता है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए मुझे आपके पास आना है, आपके घर में, तो मुझे आपका एड्रेस पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने मुझे इन्वाइट किया किसी चीज़ों को लेकर के फ़ोन पे ओनली, तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि आपका एड्रेस क्या है। अब हमको वो एड्रेस मालूम नहीं है, अब हमको वो डेट पे जाना है जिस डेट में आपको बुलाए हैं, तो आप ही सोचिए हम आपके साथ कैसे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। और मान लीजिए कि उस दिन मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया है, तो एड्रेस तो पता होना चाहिए ना। तो एग्जाम का जो मेन एड्रेस होता है वो एग्जाम का पैटर्न होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो ये एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए दोस्तों क्या है, जब तक आप पिछले साल का पेपर को एनालाइज नहीं कीजिएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि एग्जाम्स का एक्चुअल में डिमांड क्या है, क्या ये चाहता है एक्चुअल में, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है इम्प्रूव योर एप्टीट्यूड स्किल्स। आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, कैसे इम्प्रूव होगा उसको प्रैक्टिस करना होगा, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रहना होगा। और एक UPSC एस्पायरेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट रहता है अपने कामों में। एक वो एस्पायरेंट होता है जो क्या करता है कि एक ही बार में सब चीज़ पढ़ता है, और एक वो एस्पायरेंट होता है जो थोड़ा थोड़ा पढ़ करके कंसिस्टेंट रह करके आगे बढ़ता है दोस्तों। चौथा इंपॉर्टेंट है एनहेंस योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। आपको अपना कॉम्प्रिहेंशन स्किल इन्हेंस करना होगा, लाइक करंट अफेयर पढ़ के, एडिटोरियल पेजेस पढ़ करके, लिखने का प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज मेंस में आपको लिखना है ये सारा कुछ।
डेवलप डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल, DI स्किल्स को डेवलप करना होगा। छठा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। देखिए यूपीएससी के गेम में क्या है, चाहे प्री हो या फिर मेंस हो, टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है और कहीं ना कहीं दोस्तों एक रियल लाइफ में भी टाइम मैनेजमेंट काफ़ी मैटर करता है। टेक ऑनलाइन या फिर मान लीजिए ऑफलाइन मॉक टेस्ट, वो भी क्या है OMR बेस्ड, ठीक है। 8वां नंबर, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें आप समझ रहे हैं, जो भी चीज़ आपको जान रहे हैं, उसका रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9th नंबर, एक ऐसा गाइडेंस का रिक्वायरमेंट जो इस जर्नी में होता है वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इसलिए क्योंकि ये जो जर्नी है दोस्तों बहुत ही लॉन्ग टर्म का है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा ए विजन इंस्टीट्यूट है, तो ये भी क्या है कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, हम भी आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, अलग अलग चीज़ों पे जाएंगे, क्या इश्यूज़ है उसको देखा जाएगा, तो एक गाइडेंस इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। 10वां नंबर इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं गाइडेंस के बाद एक सेल्फ मोटिवेशन भी मैटर करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं पढ़ना आपको एक सिटिंग प्लेस पे बहुत लंबे टाइम तक पढ़ना है, तो सेल्फ मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस काफ़ी मैटर करता है। और ये चीज़ आपको डेवलप कहाँ से होगा, एक तो खुद से होगा और दूसरे आपके माँ बाप से होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट अगर हम बढ़ेंगे कि क्या वो इम्पोर्टेंट कोर टॉपिक है GS पेपर 1 के लिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, तो सबसे पहला आपका है कि कांग्रेस का सेशन इंक्लूडिंग द एयर प्रेसिडेंट, सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशंस, क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स था, उस वक्त गवर्नर जनरल या वाइसरेस कौन थे ओवरऑल, या वाइसरे कौन थे, इंपॉर्टेंट वाइसरे एंड देन टेन्योर, देन आपका जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स था लाइक 1909 का एक्ट था, 1919 का एक्ट था, 1935 का एक्ट था, देन इसके बाद चार्टर एक्ट्स था, रेगुलेटिंग एक्ट था, तो ये सारा कुछ पे आपको फोकस करना होगा। एंसेंट हिस्ट्री में बात करेंगे तो बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, यहाँ से करंट बेस्ड क्वेश्चन भी रहता है। कभी मान लीजिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ ना कुछ अगर डिस्कवर्ड किया है तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुप्ता का पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंटिफिक एडवांसमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। मौर्या में आप अशोका के बारे में देखेंगे, तो ये सारा कुछ ओवरऑल है एंशेंट में। मेडिवल में बात करेंगे तो नोटेबल किंग सच एज शेर शाह, अकबर, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, ये सारा कुछ आपको इस पोर्शन पे देखना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे पॉलिटी सेक्शन में, तो इंडियन पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत जी का बुक बताया आपको। देन इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करना होगा। देन इसके साथ साथ पॉलिटी और इकोनॉमी वो सेक्शन है जहाँ से करंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो पॉलिटी में नॉर्मली क्या है कि करंट इवेंट्स जो भी इंपॉर्टेंट हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ट्रिपल तलाक का कुछ मामला हुआ, या फिर कह सकते हैं कि हिजाब का मामला कुछ ना कुछ हो गया है, सेडिशंस पे कुछ ना कुछ बिल आया है, इलेक्शन कमीशन मान लीजिए कुछ न्यूज़ पे है, तो ये सारा इवेंट्स आपको देखना होगा। न्यू एक्ट्स हो गया, अमेंडमेंट, स्कीम्स, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, DPSP, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पार्लियामेंट्री ग्रुप, जैसे अभी एथिक्स कमेटी बना है पार्लियामेंट में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह साइंस एंड टेक में बात करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट जाना है NCERT बुक से और सिलेक्टिव रीडिंग करना है जो आपको प्रीवियस ईयर से समझ में आएगा। करंट अफेयर से इसको रिलेट करना होगा, क्या नया टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, क्या आया। इकोलॉजिकल इश्यूज विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन, कन्वेंशन, IUCN रेड लिस्ट, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, इंटरनेशनल बॉडीज़, ये सारा कुछ आपको इस पोर्शन में देखना होगा और कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का भी पार्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे ज्योग्राफी के सेक्शन में। तो ज्योग्राफी के सेक्शन में क्या है दोस्तों कि बेसिक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जैसे बताया जाता है ना 6 to 12 आपको NCERT का बुक्स पढ़ना है, 11 and 12 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सोलर सिस्टम हो गया, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एटमॉस्फेयर हो गया, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक, विंड पैटर्न, साइक्लोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, सब ट्रॉपिकल साइक्लोन, कई सारा साइक्लोन जो आता है हमारे भारत में, इसका अलग अलग नाम है अलग अलग कंट्री में, ये देखना पड़ता है आपको। प्रेशर बेल्ट्स हो गया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेवोल्यूशन, रोटेशन, सीजन्स, ये सारा कुछ है। मॉनसून विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कॉपिन क्लासिफिकेशन, अल नीनो, ये काफ़ी आपका न्यूज़ पे रहता है। जेट स्ट्रीम हो गया, इंडियाज फिजिकल ज्योग्राफी विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब भारत का जो डिवीज़न है और जो भी करंट अफेयर होगा इसका उसको रिलेट करके चलना होगा। NCERT पे फोकस करना है। इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके है अंडर दी ज्योग्राफी सेक्शन, एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, हिल्स स्टेशन हो गया, देन इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हो गया, ये सारा कुछ। इंपॉर्टेंट डैम्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, कोई डेवलपमेंट है, ये किस टाइप का डैम है, सॉरी ये किस टाइप का पोर्ट्स है, ये सारा कुछ ओवरऑल। इकोनॉमी मैंने पहले ही बताया कि ये करंट बेस्ड रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो फोकस करना है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सच एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके रिगार्डिंग क्या वो इंपॉर्टेंट स्कीम चल रहा है।
इन्फ्लेशन हो गया, इसका टाइप्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट ऑफ नेशनल ग्लोबल इकोनॉमी, देन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मेजर कमिटीज़। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, इकोनॉमिक सर्वे ज़्यादा हेल्प करता है मेंस में आपको, और बजट आपको पढ़ के जाना होगा, टैक्सेशन हो गया, ये सारा कुछ। यहाँ तक का बात था दोस्तों जीएस पेपर 1 के रिगार्डिंग, जिसको मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आपके साथ जो है शेयर किया, साझा किया। अब हम बात करते हैं कि साल 2023 में जीएस पेपर में क्या वो इंपॉर्टेंट अलग अलग जो भी सेक्शन था जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन आया है। तो अगर हम बात करें पहला हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री से आप देख सकते हैं कि टोटल 14 क्वेश्चन पूछा गया था। इकोनॉमी की बात करेंगे तो 14 क्वेश्चन आया था। पॉलिटी की बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन आया। तो देखिए यहाँ पॉलिटी का वेटेज है। इसके बाद एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन से देखिएगा तो 14 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के सेक्शन से 16 क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक से 12 क्वेश्चन है। इंटरनेशनल रिलेशन से 11 क्वेश्चन है। मिसलेनियस से 4 क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको आई होप समझ में आ गया कि क्या क्या पे फोकस करना है। थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। 2022 का प्रीलिम्स देखेंगे तो वंस अगेन हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 16 क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर वेटेज बढ़ा है इसका। 17 क्वेश्चन देखिए पूछ लिया गया कहाँ से, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से, ठीक है। 14 क्वेश्चन पूछा साइंस एंड टेक्स से, 14 क्वेश्चन आईआर से, 11 क्वेश्चन आपका है पॉलिटी से, 10 क्वेश्चन की बात करेंगे तो ज्योग्राफी से, और 3 क्वेश्चन आपका मिसलेनियस से है। यानी यहाँ पर देखिए आप ज्योग्राफी से क्वेश्चन 10 पूछा है 2022 में, लेकिन अगर 2023 में जाएंगे तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन 16 पूछा है। तो ये ऑब्वियसली होते रहता है हर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट को समझने के जो है नॉर्मली चलना होगा दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। तो आई होप कि मैंने आपको जो भी शेयर किया डिटेल्स रिगार्डिंग यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स का क्या वो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस किस एरियाज पे आज फोकस करें। और अभी से मान के चलिए मई मंथ आते में लगभग 7 महीना के अप्रॉक्स आपके पास टाइम है। और अभी भी क्या है कि हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि टाइम बचा है, लेकिन ये कह सकते हैं कि कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा, बहुत ही क्या कह सकते हैं कि टू दी पॉइंट्स आपको पढ़ के चलना होगा, बिकॉज उतना भी टाइम नहीं बचा है। और जैसे ही मान लीजिए कि आपका 3 मंथ करीब आता है, 3.5 मंथ करीब आता है, तो टोटली स्विच कर जाइएगा प्रीलिम्स में, नंबर ऑफ टेस्ट दीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा, रिविजन्स दीजिएगा और अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिएगा। आई होप कि दोस्तों मैं आपको ये सारा जो टॉपिक अच्छे से बता पाया। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों, आप बने हुए रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।